Very good morning to all of you. I hope you all are doing great. So, in our last class, we have talked about recognizing dignity, and we have talked about Om Prakash Valmiki and Mr. and Mrs. Ansari's story. And through that stories, हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशंस कैसे हो रहे हैं, इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट हो रही है. ठीक है. सो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी में क्या है बेटा? रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट. आप जो अपनी इज्जत नाम सुना होगा कि सबकी इज्जत होती है, इज्जत, राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी. तो सबको क्या है? डिग्निटी. सबको अपनी डिग्निटी बहुत अच्छी लगती है एंड हम सब डिजर्व करते हैं कि उनकी डिग्निटी, दे ऑल डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. हम सब क्या है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्या करते हैं? डिजर्व करते हैं. ठीक है. तो आपने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कास्ट, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया स्कूल में. तो उसकी वजह से वो अनइक्वल फील कर रहे थे, अनइक्वल फील कर रहे थे अपने आप को, जस्ट लाइक दैट. तो हमने देखा ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पे क्या हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो डिग्निटी नहीं मिल रही है. फिर हमने मिस्टर और मिसेस अंसारी के केस में देखा कि उनको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है. तो वो अपार्टमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? हमने देखा कि वो उनके रिलीजन की वजह से उनको वो अपार्टमेंट कोई रेंट पे नहीं दे रहा है. तो ये देखा कि किस बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके कास्ट के बेसिस पे, राइट, सॉरी, रिलीजन के बेसिस पे, राइट. सो उनको भी वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी, वो अपने आप को अनइक्वल ट्रीट फील कर रहे थे. उनको ऐसा लग रहा था उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जा रहा है. तो डिग्निटी, हम सबको ये समझना चाहिए कि सबकी डिग्निटी क्या है. जितने भी ह्यूमन बींग्स है, वो सब क्या है, एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट जो है डिजर्व करते हैं. हम सबको इक्वल फील करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए. ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो लोअर कास्ट का है या वो उस रिलीजन का है तो हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम. नो, दिस इज अ वेरी बैड थिंग. और we all should give the same respect and dignity. जो हमें पसंद है वैसे ही सब लोगों को पसंद है. तो हमें क्या करना चाहिए? सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके. सो नाउ अब क्या है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब हम इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बात करते हैं. तो जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है? गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे तरीके हैं जो उन्होंने अपनाए हैं जिससे कि इक्वालिटी आ सके हमारे कंट्री में, हमारे अंदर. ठीक है. तो क्या दो तरीके थे? एक तरीका था उनका थ्रू लॉज. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बना दिए. ठीक है, कि वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. इन आवर लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था कि कुछ लॉज पढ़े थे. तो लॉज में क्या पढ़ा था? लॉज में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बना दिए गए हैं और उस लॉ को क्या है? सबको फॉलो करना है. और सेकंड मेथड क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है कि इक्वालिटी आएगा? कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स, प्रोग्राम्स चलाए हैं जिससे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वालिटी मिले. ठीक है. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना दिए उन्होंने, प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया. ठीक है. थ्रू लॉज, फॉर एग्जाम्पल बैनिंग अनटचेबिलिटी, कि अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि फील कर रहा था, उनके साथ जो अनटचेबिलिटी वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? उसके लिए एक लॉ बना दिया कि अब जो भी अनटचेबिलिटी करेगा उसके लिए उसको एक पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. तो बैनिंग अनटचेबिलिटी. और सेकेंड है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. एक एग्जाम्पल लिया है मिड डे मील स्कीम. अब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल एडवांसमेंट्स मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक कुछ प्रोग्राम्स चलाए. उसका एक एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम. अब इस मिड डे मील स्कीम में क्या है? अब हम इसमें देखते हैं. ठीक है. ओके. मिड डे मील स्कीम ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है.
ठीक है, मिड डे मील स्कीम जो मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल में चलता है। पहला तमिलनाडु स्टेट था जहाँ पे ये मिड डे मील स्कीम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इस मिड डे मील स्कीम के वजह से बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखने को मिले थे तमिलनाडु में, ठीक है। तो 2001 में गवर्नमेंट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिससे कि इक्वालिटी क्या करती है, इंश्योर होती है। अब इक्वालिटी कैसे आती है? Under this program, free cooked lunch is being provided to children in all government elementary schools. Government की जितनी भी elementary schools हैं, mostly 5th 6th class तक के जितने बच्चे हैं, sorry, elementary में आपका 8th class आ जाता है, 8 till 8th class। तो गवर्नमेंट की जितनी भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों को क्या है, फ्री में खाना मिलेगा, ठीक है। तो अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, आपको पता चल गया मिड डे मील स्कीम क्या है, कि एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो इक्वालिटी को इंश्योर करता है। और इसमें जो भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनमें सारे बच्चों को क्या मिलता है, फ्री में खाना मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे स्टेट्स को कि आप सबको क्या है, ये मिड डे मील स्कीम जो है लॉन्च करना है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में। और विद इन 6 मंथ्स, 2001 में बोला था 6 मंथ्स के अंडर अंडर आपको क्या करना है, मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट करवाना है स्कूल्स में। ना अब ये जो मिड डे मील स्कीम था उसके काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, मतलब बेनिफिट्स बहुत मिले इस मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करके। जो जितने भी पुअर चिल्ड्रन थे, मैनी पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल। अब बहुत से पुअर चिल्ड्रन थे, ठीक है, उन्होंने ये सोच के ही स्कूल में इनरोल करवा दिया कि उनके पेरेंट्स ने कि अब हमारे बच्चों को खाना तो मिलेगा। अब वो पुअर थे, बहुत से बच्चे उनके पास खाना भी नहीं होता था। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट होने की वजह से वो स्कूल अटेंड करने लग गए थे, स्कूल जाने लग गए थे, ठीक है। अब ऐसे उसके बाद अर्लियर चिल्ड्रन हैव टू गो होम फॉर लंच एंड देन दे डिड नॉट रिटर्न। पहले क्या होता था, बच्चों को पहले क्या होता था, बच्चे जब स्कूल जाते थे वो लंच करने के लिए घर पे वापस जाते थे, ठीक है, और फिर वो घर से वापस आते ही नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ, अब स्कूल में इनरोलमेंट्स कम होने लग गए, स्कूल की अटेंडेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, अब बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। तो इस मिड डे मील स्कीम की वजह से अब उन्हें लंच करने के लिए घर नहीं जाना पड़ता था, उन्हें स्कूल में ही खाना मिल जाता था। तो इससे क्या हुआ, अटेंडेंस जो है बच्चों की बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। Earlier, their mothers had to interrupt their work to feed their children. Now, mothers could do their work in continuity. Now, कि अब क्या होता है, पहले मदर्स जो थी वो क्या करती थी, हम टीचर्स के स्कूल के वर्क में इंटरप्ट करती थी कि हमारे बच्चे ने तो खाना ही नहीं खाया, हमें अपने बच्चे को खाना खिलाने दीजिए। बट अब स्कूल में अगर अब अच्छा खाना मिलने लग गया उन्हें, तो अब मदर्स भी क्या करती हैं, अपना काम भी वो शांति से कर सकती हैं, उनको ये टेंशन नहीं रहती कि हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया। Okay, now this program reduced caste prejudices. Now there is a term prejudices. क्या है prejudices? Prejudices का मतलब क्या होता है, जब हम पहले ही सिचुएशन को समझे बिना ही सोच लेते हैं कि सपोज एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। बहुत बार हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं ओके ये इस रिलीजन का है, ये तो ऑर्थोडॉक्स होगा, ठीक है, ये इस कास्ट का है, ये तो भगवान पे बिलीव ही नहीं करता होगा। और ऐसे हम पहले ही क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं उन्हें जाने बिना ही कि वो कैसे हैं। सो दिस प्रोग्राम रिड्यूस्ड कास्ट प्रीजुडिसेस। कास्ट प्रीजुडिसेस का मतलब क्या है कि इस कास्ट के लोग, जैसे अगर लोअर कास्ट के लोग हैं तो वो पढ़ नहीं सकते हैं, लोअर कास्ट के लोगों में ज्यादा दिमाग नहीं होता है, ये जो प्रीजुडिसेस थी, प्री कंसेप्शंस थे, वो रिड्यूस हुए, कम हुए। बिकॉज क्यों, क्योंकि दोनों ही लोअर कास्ट और अपर कास्ट के चिल्ड्रन, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ट्रीट किया जाता था कि वो दलित हैं तो उनको अलग बैठाना है, उनके साथ हम काम नहीं करेंगे, उनसे स्कूल की सफाई भी करवाई जाती थी। तो वो क्या था, कास्ट प्रीजुडिसेस था कि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनका काम क्या है, सफाई करना ही है।
तो ये जो कास्ट प्रेजुडिसेस थे वो रिड्यूस हुए, क्योंकि अब लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों ही कास्ट के चिल्ड्रन जो थे वो साथ में क्या खाते थे, खाना खाते थे। ओके, दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड, और इससे जो दलित वुमेन थी, जो लोग ऐसा बोला जाता है, दलित वुमेन जो थी उनको भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिली। एम्प्लॉयमेंट मिली मतलब उन्हें अब मिड डे मील स्कीम में जो खाना बनाना होता था, तो अब वो मिड डे मील स्कीम में खाना बनाने की एम्प्लॉयमेंट मिली, कि उनको बोला गया कि आप आइए और ये जॉब कीजिए, बच्चों के लिए खाना बनाइए, अच्छी तरीके से खाना बनाइए। तो इनको सारी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ क्या करते थे, बच्चों के लिए खाना बनाते थे, और इससे दलित वुमेन को भी बहुत ज्यादा क्या मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली। Now, midday meal also helps to reduce the hunger of poor students. अब बहुत से poor students थे, ठीक है, ऐसे कुछ लोग थे जो अपने बच्चों को अच्छे से खाना नहीं खिला पाते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। तो मिड डे मील स्कीम ने क्या किया था, अब बच्चों को क्या है, फुल न्यूट्रिशन वाला खाना दिया, फुल न्यूट्रिशन के साथ अब वो बच्चों को खाना खिलाते थे, जिससे कि बच्चों की अब हेल्थ भी क्या है, इम्प्रूव होने लगी। और बच्चों, जो पहले बच्चे भूखे रहते थे, अब बच्चे क्या रहते हैं, अब बच्चों की जो भूख होती थी वो भी शांत हो जाती थी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिलता है स्कूल में। Now, midday meal scheme play a very important role in increasing equality, और midday meal scheme ने बहुत ही important role play किया है equality को increase करवाने में। ओके, सो मिड डे मील स्कीम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और इसने इक्वालिटी को इंक्रीज करने में क्या किया, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। Now, but still there are many challenges to equality. अब किसी चीज के प्रोज हैं तो कॉन्स भी होते हैं, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो चैलेंजेस भी फेस करने को मिली इससे। बट स्टिल देयर आर सो मेनी चैलेंजेस टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए चैलेंजेस थी। डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स अटेंडेड बाय रिच एंड पुअर चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली, जैसे कि अब स्कूल्स में जो रिच और पुअर बच्चे थे ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, कि रिच बच्चे कितने ज्यादा जाते हैं, पुअर बच्चे कम आते हैं। तो इस वजह से क्या है कि अब जो रिच स्टूडेंट्स होते थे, अब उनको रिच पर्सन्स होते थे, वो क्या सोचते थे कि यहाँ पे तो लोअर क्लास के बच्चे आते हैं, पुअर चिल्ड्रन आते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में भेजें। तो जो डिफरेंस था रिच और पुअर चिल्ड्रन का, वो बहुत ज्यादा था स्कूल अटेंडिंग करने का। Now, discrimination on the basis of caste still exists in some school. कुछ schools में ये जो differences हैं कि caste basis पे जो discrimination होता था, भेदभाव होता था, ill treat किया करते थे, वो कुछ schools में अभी भी क्या है, exist करती है। Attitude change is very slow. जो attitude change हो रहा है बच्चों का, ये सॉरी लोगों का, कि ये पुअर चिल्ड्रन हैं, ये लोअर कास्ट के हैं, तो ये जो एटीट्यूड था वो बहुत ज्यादा स्लो में, बहुत ही इट इज फ्लोइंग इन वेरी स्लो पेस। तो ये जो एटीट्यूड था बच्चों का, वो बहुत ही स्लो पेस में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा है। So these were some of the some of the challenges. You can't say negative, but you can say it challenges हैं जो मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। Now, issues of equality in other democracies. अब आप बोलोगे मैम, जो हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ लिया, इंडिया की इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ लिया, और उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए काफी कुछ किया गया, लॉज बनाए गए, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। तो क्या और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पे भी इक्वालिटी के इश्यूज आते हैं? यस, और भी जो बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, आप बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी क्या है, इक्वालिटीज के इश्यूज को देखा जाता है। स्ट्रगल अगेंस्ट द इनइक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, देयर आर मेनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ऐसी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे इस प्रॉब्लम को देखा जाता है, खाली इंडिया में ही हम इनइक्वालिटी को नहीं देखते हैं। Example, in the United States of America, African Americans face huge inequality. Now, example आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं। अब आप बोलोगे मैम ये अफ्रीकन अमेरिकन कौन है,
अफ्रीकन अमेरिकन बहुत साल पहले, मतलब 200-300 साल पहले, जो अमेरिका में पॉपुलेशन कम थी, तो अब काम करने के लिए लोग कम थे, तो क्या हुआ, अफ्रीका से लोगों को क्या एक स्लेव्स बना के लेके जाते थे। स्लेव मतलब गुलाम, गुलाम बना के लेके जाते थे, उस वजह से कि वहां पे वो हमारे खेतों में काम करे, हमारे इंडस्ट्रीज में काम करे, ठीक है। तो वो अब अफ्रीकन जो थे स्लेव बन के वहां पे गए थे, अब वो वहीं पे जाके क्या हो गए, बस गए थे, ठीक है, वहीं पे जाके अब रहने लग गए। तो अब उनके जो बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, अब वो क्या बन गए, अफ्रीकन अमेरिकन बन गए, ठीक है। अब ये जो अफ्रीकन, हम जो, अब आप कोई चाइनीज है, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, आप उनको डिफाइन कर सकते हो ना कि वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि उनकी जीन ही वैसी है, ठीक है। उनको हम नॉर्मली मंगोल जीन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अफ्रीकन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टॉल होते हैं, उनके हेयर जो होते हैं कर्ली होते हैं, उनका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। उनके जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। तो ये भी क्या है, इनकी जीन है, ये इनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हम पहचान लेते हैं कि ये अफ्रीकन है। ये जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भी क्या है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती थी यूएसए में। So African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. तो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, उनको, उनके साथ जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता था यूएसए में। और उन्होंने लॉ में जब इस इक्वालिटी की मांग की, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पहले तो डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको इक्वालिटी नहीं देंगे। तो एक अब हम स्टोरी पढ़ेंगे, किसकी स्टोरी पढ़ेंगे, रोजा पार्क। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन है, हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा, will definitely give you an idea about the situation in USA। क्या सिचुएशन थी उस रोजा पार्क की स्टोरी से हमें पता चलेगी। So let's start our story। स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ऊपर में जो पिक्चर है, ये रोजा पार्क है। In USA, there is a system that if a white person wished to sit in the bus, then black had to either sit at the back seat or get up from their seat। पहले एक सिस्टम चलता था यूएसए में कि अगर कोई व्हाइट पर्सन, जो नेटिव अमेरिकन है, व्हाइट पर्सन है, अगर वो बस में आगे की सीट में बैठना चाहता है, या जो भी उसकी सीट है वहां बैठना चाहता है, तो अगर वहां पे कोई ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक अगर ब्लैक को क्या करना पड़ेगा, वो सीट छोड़नी पड़ेगी, या तो पीछे की साइड बैठना पड़ेगा, या फिर खड़े रह के जाना पड़ेगा। तो ये पहले ट्रेडिशन चल रहा था, ये सिस्टम चल रहा था। तो एक दिन रोजा पार्क क्या है, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, वो अपने टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क, बहुत ज्यादा थक गई थी अपने वर्क से, ठीक है। तो घर जा रही थी या फिर कहीं पे भी जा रही थी, तो वो बैठी हुई थी आगे वाली सीट पे। ये देखो, ये सिनेरियो है, पीछे की सारी सीट्स खाली हैं, बट वो रोजा पार्क आगे की सीट पे बैठी हुई थी, और इस वाइट ने बोला कि मुझे यहीं पे बैठना है। तो रोजा पार्क ने बोला, रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको ये सीट नहीं दूंगी, अगर आपको बैठना है तो आप पीछे की सीट पे जाके बैठ जाइए। और ये कब हुआ था, 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को ये सीन हुआ, ठीक है। रोजा पार्क ने व्हाइट को क्या किया, सीट देने से मना कर दिया। Her refusal started a huge agitation। इसका जो रिफ्यूजल था, वो बहुत ही बड़ा क्या है, एक एजिटेशन बन गया, कंसर्न बन चुका था, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत, अब रोजा पार्क का जो ये स्टेप था, इससे काफी लोग क्या है, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अफ्रीकन अमेरिकन ने, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल का मतलब क्या होता है, सिटीजन्स के अधिकारों, राइट मतलब अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया, मूवमेंट चलाया। सिटीजन्स के अधिकार के लिए क्या चलाया उन्होंने, मूवमेंट चलाया, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड। अब देखो, रोजा पार्क ने डिनाई कब किया था, रिफ्यूज कब किया था अपनी सीट को देने से, 1955 में रिफ्यूज किया था। और ये एक्ट कब पास हुआ था, उनकी ये मूवमेंट चला अप्रोक्सीमेटली 9 साल, 8-9 साल तक ये मूवमेंट चला, और फाइनली अमेरिका में यूएसए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि अब लोग तो बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, अब हमें तो एक लॉ पास करना ही पड़ेगा। तो सिविल राइट्स एक्ट 1964 में पास हुआ।
नाउ क्या है इस सिविल राइट्स एक्ट में, देखते हैं। अगेंस्ट द एजुटेशन, ये जो कंसर्न था शोड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, द यूएस गवर्नमेंट पास द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। 1964 को सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ। इसके अंदर क्या था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन वाज प्रोहिबिटेड। इस सिविल राइट एक्ट के अंदर बताया गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, रेस क्या होता है, जब कलर के आपके स्किन कलर के बेसिस पे जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसको हम रेस बोलते हैं, स्किन कलर के अकॉर्डिंग। अब अफ्रीकन अमेरिकन क्या थे, ब्लैक थे, और व्हाइट्स क्या करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो ये क्या है, रेस है। रिलीजन, आपके रिलीजन के बेसिस पे, और एंड नेशनल ओरिजिन मतलब आपका नेटिव कौन है। अफ्रीकन अमेरिकन का नेटिव उनके जो बहुत पूर्वज थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका से थे, तो उनका नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया। प्रोहिबिट मतलब बैन कर देना, ठीक है। According to this act, schools were open for African American children. They would not have to attend separate schools. अब जो स्कूल्स थी, पहले क्या होता था अफ्रीकन अमेरिकन के लिए और व्हाइट्स की जो स्कूल्स होती थी, डिफरेंट स्कूल्स होती थी। अब क्या हुआ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अफ्रीकन अमेरिकन और जो व्हाइट थे दोनों के लिए सेपरेट स्कूल्स नहीं थे, अब दोनों ही साथ में स्कूल्स अटेंड कर सकते थे। दिस वाज ऑल डन टू इंश्योर इक्वालिटी। ये किस लिए किया गया, इक्वालिटी लाने के लिए किया गया। जैसे हमारे इंडिया में मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी, किस लिए लॉन्च की थी, अटेंडेंस इंप्रूव करने के लिए, इक्वालिटी के लिए। तो जस्ट लाइक दैट जो सेपरेट स्कूल्स चलती थी, अब क्या की वो स्कूल्स जो है सेपरेट नहीं होती थी, अफ्रीकन अमेरिकन एंड व्हाइट्स व्हाइट्स के लिए एक ही स्कूल बनाई कि सब अटेंड कर सकते हैं। दिस वाज ऑल डन टू इंश्योर इक्वालिटी। डिस्पाइट दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अमेरिका। इसके अलावा भी अमेरिका में क्या है, इक्वालिटी रहती थी, इनइक्वालिटी थी। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर। देखिए अब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो क्या थे, पुअर थे। पुअर आए थे, स्लेव्स बन के आए थे, तो उनके पास पैसा बहुत कम था। सो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर है। तब पुअर, अब ज्यादा पैसा, अब ये इनइक्वालिटी तो आ गई, व्हाइट्स आर रिच, अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर। African American students attend government schools while white students attend private or highly rated government schools. अब क्या होने लगा, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको वो गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करते थे, बट जो व्हाइट थे वो हाई प्राइवेट स्कूल्स अटेंड करते थे, हाई रेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या करते थे, वो अटेंड करते थे। चैलेंजेस। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका सिविल राइट मूवमेंट था, ठीक है, जो 1964 में सिविल राइट एक्ट जो था आपका लॉन्च हुआ था। नाउ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। अब क्या बोला गया, कोई भी कंट्री को है ना डिस्क्राइब कंप्लीटली डेमोक्रेटिक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों, अब ज्यादा आपके पास फ्रीडम आ जाती है तो आप क्या है, आपकी नीड्स, आपके जो डिजायर्स हैं वो ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। Individuals try to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on various issues. अब लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनको लिबर्टी मिलती है तो वो उसके बाद सोचते हैं कि हमें तो इस चीज में भी लिबर्टी मिलनी चाहिए, अब हमें इस चीज में भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और वो अलग अलग तरीके से इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज में। और इसमें हमें मेन स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल देखना पड़ता है, मेन स्ट्रगल इज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। और हमें क्या स्ट्रगल देखने को मिलता है कि हम सब लोगों को इक्वली ट्रीट, रिकॉग्नाइज करें और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करें। इस वजह से अब आएगा कि अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि हमें तो इक्वालिटी नहीं है, उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के, और अब सब लोगों को इक्वली ट्रीट करने के लिए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उनके रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इंश्योर्ड, क्या सबकी इक्वालिटी इंश्योर है or not? Are we able to maintain the dignity of all individuals or not? So this is the question you have to think about. अब आपको ये सोचना है कि क्या हम इक्वालिटी, सब लोगों की इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, क्या हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं,
क्या हम सबकी रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन कर पाते हैं? तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ओके, हम आगे अपने सिविक्स में और भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। So this is the end of your chapter.